फिक्र की शुरुआत संसद में हुई बहस से करते हैं। छात्र आंदोलन, हिंसा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा से पास हो गया। पेपर लीक के खिलाफ मौजूदा कानून को कड़ा बनाने के लिए संशोधन बिल लाया गया, जिस पर मंगलवार को दोपहर 2 बजे से चर्चा की शुरुआत हुई और 10 घंटे की बहस के बाद सदन ने इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया। हालांकि बहस में कुछ लोगों का चांस नहीं मिल पाया उनको, वो वजह क्या है हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इन 10 घंटों की चर्चा में सबसे बड़ा विस्फोट नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के बाद हुआ है। बिल के पास होने से ज्यादा चर्चा उनकी स्पीच की रही है। आरएसएस, अंधभक्त, पैलेट, खून, गोली, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, बल प्रयोग, डर और कार, राहुल के ये वो कीवर्ड्स हैं जिन पर एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान सदन का माहौल पूरी तरह बदल गया या बिगड़ गया। पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और जुबानी फायरिंग भी खूब हो रही। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब बोलने आए तो छात्रों से हुई बातचीत के आधार पर उन्होंने व्यक्तियों की कुछ कैटेगरीज बताई जिनमें अंधभक्त जैसे शब्द थे। यहीं से विवाद की शुरुआत होती है, कह सकते हैं ट्रिगर पॉइंट था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े हुए, उन्होंने राहुल को टोका तो नेता प्रतिपक्ष बैठ गए। फिर स्पीकर ने दखल दिया और उसके बाद राहुल गांधी ने फिर से अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने एक बार फिर अपनी बात दोहराई। हालांकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सत्ता पक्ष उनका इशारा शायद समझ रहा था, इसलिए एक बार फिर से माहौल गर्मा गया। राहुल एक बार फिर बैठ गए। कुछ देर तक भाषण रुका रहा तो इस बार सदन में उपनेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला। सबसे ज्यादा विवाद तब शुरू हुआ जब राहुल ने छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई का मुद्दा उठाना शुरू किया। लाठीचार्ज, आंसू गैस, पैलेट गन और गोली चलाने की अनुमति देने को लेकर सीधे सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने गृह मंत्री के सदन में नहीं आने पर भी कटाक्ष किया। राहुल गांधी के इल्जाम पर सत्ता पक्ष पूरी तरह आक्रामक हो गया। किरण रिजिजू आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए राहुल से माफी की मांग पर अड़ गए, लेकिन राहुल अपने बयान पर अड़े रहे और गर्मा गर्मी के बीच सदन को स्थगित करना पड़ गया। And I am very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत बात बोला। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही बात नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा। इंक्वायरी का बात नहीं मांगा, राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? देखिए, जब आप संसद की कार्रवाई देखते हैं तो आप अमूमन ये देखते हैं कि ऐसी क्या बातचीत हो रही है जिससे देश का भविष्य तय होने वाला है। आप अलग अलग अखबारों के एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं, उसमें अलग अलग कॉलम्स में देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, शिक्षा के स्तर में कैसे सुधार हो सकता है। लेकिन जब चीज़ें पॉलिटिकल वेंडेटा तक सीमित हो जाएं
तो शायद बेसिक ऑब्जेक्टिव से दूर हट जाते हैं। आइडिया जनरेशन, स्ट्रैटेजाइजिंग, शायद सभी को मिलकर इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए थी। शायद राहुल गांधी के भाषण के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें करीब 7 बार टोका, जबकि स्पीकर ओम बिरला ने 11 से ज्यादा बार टोका और नेता प्रतिपक्ष हंगामे के दौरान थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर सरकार पर निरंतर बरसते रहे। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस के कब्जे का आरोप लगाया। यह भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि सिर्फ प्रतीक थे। राहुल ने शिक्षा व्यवस्था को क्रूर और खराब बताया। It's a system that has been captured, the soul of the system has been captured by the RSS. Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. Every single university in India, the students should know this, and I'm saying this for them. Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. मैं बोलता हूँ सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, संसदीय कार्य मंत्री आप ये फिर से आ गए। हमें अच्छी मर्यादा बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो सदन में मर्यादा तर्क से बोलता है, देश भी सुनता है और सम्मान भी करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि ये असंसदीय शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है, उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। अपना व्यवस्था से निकल जाता है। ओके, वो निकाल दिया जाए। और मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। हंगामे की वजह से नेता प्रतिपक्ष का भाषण पूरा नहीं हो पाया। कुछ देर के लिए लोकसभा स्थगित रही और इस दौरान संसद भवन में हलचल तेज हो गई। पक्ष और विपक्ष के साथ मीटिंग का दौर शुरू हो गया। सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध दूर करने की कोशिश हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह से मिले। इसके बाद रिजिजू विरोध दर्ज कराने के लिए स्पीकर के पास गए। उनके निकलते ही कांग्रेस से प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और गौरव गोगोई स्पीकर से मिलने पहुंचे। उनके आने के बाद स्पीकर ने दोबारा किरण रिजिजू को बुलाया। उन्होंने कांग्रेस सांसदों के सामने स्पीकर से कहा कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री का नाम लेकर गोली चलाने का आदेश देने का आरोप लगाया है। यह बहुत संवेदनशील मामला है और इस तरह की गैर जिम्मेदार बात नहीं की जानी चाहिए। इस पर कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट रूप से इनकार किया और कहा कि राहुल गांधी को अपना भाषण पूरा करने दिया जाए। फिर रिजिजू ने स्पष्ट कहा कि अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे तो सदन नहीं चल सकता है। इसके बाद रिजिजू ने अमित शाह से मिलकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। सत्ता पक्ष और कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों के भाषण बाकी थे। इसके बावजूद भी यह तय हुआ कि चर्चा का जवाब देकर बिल को पारित करवा लिया जाए। इस रणनीति के तहत दोपहर 3 बजे सदन शुरू होते ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब देना शुरू किया और इस दौरान उन्होंने प्रियंका और राहुल के आरोपों पर तीखा जवाब दिया। जब इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है, जब इतनी संवेदनशीलता के साथ और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रतिबद्धता के साथ ये विधेयक लाया गया है, तो बजाय इसके कि संजीदगी से इस पर बहस की जाए, सुझाव दिए जाए, इस पर राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। गृह मंत्री जी के साथ 30 गाड़ियों का 30 व्हीकल्स कैवलकेड, शायद इनको गिनती करने में भी दिक्कत है। इन्होंने शायद वो कैवलकेड देखा ही नहीं कि 30 गाड़ियां कभी भी गृह मंत्री जी के साथ नहीं चलती। तथ्यों के बिना, सत्य के बिना गैर जिम्मेवारी से इस सदन में बात कह देना और फिर कह करके निकल जाना, यह किसी जिम्मेवार नेता और विशेषकर नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार हो ही नहीं सकता। माननीय प्रियंका गांधी जी ने एक बड़ी रोचक बात की और ये सुनने लायक है। उनका कहना है कि 152 बार पेपर लीक हुआ। ये आंकड़ा कहां से मिला, कोई प्रमाणित नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं। लेकिन उससे भी अधिक दिलचस्प बात ये है, वो कहती हैं कि 150 पेपर्स लीक
150 times the paper leak happened, which affected 750 crore children. ना मालूम ये आंकड़ा कहां से आया, या तो ये मन गढ़ंत है, या तो ये इसमें शरारत है, और या फिर इसमें इग्नोरेंस है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। दिन भर के टकराव के बाद संसद की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई, लेकिन सियासी लड़ाई संसद से बाहर भी जारी रही। कांग्रेस ने बाहर निकलने के बाद भी सरकार से सवाल पूछे, छात्र आंदोलन पर हुई पुलिस या कार्रवाई को लेकर सफाई मांगी, तो सरकार ने विपक्ष के मुद्दों को तथ्यहीन और बेबुनियाद बताया। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी, उसका मतलब है कि ही इज इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूं, तीसरी बात तो ही नहीं। लॉजिक है ना, इफ इज नॉट डन एनीथिंग, अगर कुछ नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर बस सफाई दे दें कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया। किसी पर बेतुके बगैर तथ्यों के आरोप लगाना, ये भी उनकी आदत बन गई है। उनको सदन में गृह मंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन में कोई गोली नहीं चली। मैडम, आप किस तरीके से देखते हैं? ये कह रहे हैं फायरिंग ही नहीं हुई, मंत्री ने पूरा देश देख रहा है कि क्या हुआ। एक बच्चे की आंख फोड़ दी, आपने देखा, सबने देखा। दिल्ली में जिस समय संसद मार्च चला था, उस समय स्टूडेंट्स के ऊपर गोली नहीं चली थी, और राहुल गांधी जी ने आज भ्रमित करने के लिए, देश में अराजकता फैलाने के लिए गोली चली है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। जब भी पुलिस द्वारा फायरिंग की जाती है जो सीधे सीधे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नीचे आती है, तो क्या उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेवार हैं या नहीं? साफ बात है कि गृह मंत्री जिम्मेवार हैं, और अगर हिंदुस्तान के बच्चों पर गृह मंत्री की जानकारी के बगैर फायरिंग हो रही है, तो फिर गृह मंत्री को अपना पदभार छोड़ देना चाहिए। लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण अधूरा रह गया, तो बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपनी बात पूरी की। कांग्रेस मुख्यालय में शाम 6 बजे आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ स्लाइड्स के जरिए प्रेजेंटेशन दिया। छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई की तस्वीरें दिखाई। इनमें पैलेट गन के जख्म, कील वाली लाठी, महिलाओं से बदसलूकी और सादे कपड़ों में पिटाई करते लोग दिखाए गए। एक स्लाइड में गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर के साथ दिल्ली पुलिस, आरएएफ और सीआरपीएफ का नाम लिखा गया। स्लाइड के जरिए बताया गया कि सबकी रिपोर्टिंग गृह मंत्रालय को है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि उन्होंने गृह मंत्रालय को छात्रों के खिलाफ हुए एक्शन पर भी एक चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से गृह मंत्री अमित शाह को हटाने की मांग की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में छात्रों पर हुई कार्रवाई की जांच की मांग की है। उनकी मीडिया ब्रीफिंग के तुरंत बाद बीजेपी ने जवाब भी दिया और सवाल भी पूछे कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल फ्रॉम मिस्टर अमित शाह, so he was pretty clear, he was aware of what was going on the street. आज राहुल गांधी जी ने अपने अभी के प्रेस वार्ता में कहा कि मैंने देखा अपने आंखों से सदन के अंदर कि गृह मंत्री जी पुलिस वालों से लगातार फोन पे बात कर रहे थे, जितेंद्र सिंह जी से लगातार फोन पे बात कर रहे थे। कैसे देखा? आप गृह मंत्री जी के कार्यालय के अंदर बैठे थे क्या? बड़ी बात यह है कि संसद के अंदर सिर्फ युवाओं पर पुलिस के एक्शन और जेन जी आंदोलन की ही चर्चा नहीं हो रही, बल्कि ऐसा लग रहा है कि सांसदों की भाषा और भाषणों ने भी जेन जी की हुडी पहन ली है। इसका ट्रेलर भी आपको दिखाते हैं। वैसे तो
राजनीति और संसद की अपनी अपनी एक पारंपरिक और काफी नपे तुले शब्दों की डिक्शनरी होती है, लेकिन मंगलवार को पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान कई सांसदों ने सदन के अंदर अचानक जेन जी की डिक्शनरी खोल दी है। जेन जी यानी वो जो जनरेशन जिसको लेकर चर्चा चल रही है, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसका प्रयोग जनरेशन जी के लोग स्लैंग्स के तौर पर करते हैं। स्लैंग्स यानी आम बोलचाल, जिसको अंग्रेजी में कोलोकल भी कहते हैं, जैसे क्लॉग्ड इट, डेलुलू या फोमो, और अब इसमें वास्ते गुना हुईया भी जुड़ गया है। क्या है ये, बताएंगे आपको। असल में मंगलवार को जब पेपर लीक पर गंभीर बहस चल रही थी, तब अचानक जेन जी स्लैंग की एंट्री हो गई और यह ट्रेंड आज भी दिखाई दिया है। आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्ष को जवाब देते हुए फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट और MIA यानी मिसिंग इन एक्शन जैसे जेन जी शब्दों का इस्तेमाल किया। इससे पहले कल बीजेपी की सांसद बांसुरी सुराज ने पेपर लीक बिल पर सरकार का पक्ष रखते हुए जेन जी स्लैंग क्लॉग्ड इट कहा, जिसका मतलब होता है किसी स्थिति को बिल्कुल सही तरीके से समझना। इसके अलावा बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्यानिल से लेकर कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा तक ने अपने भाषणों में जेन जी वाले कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते दिखाई दिए। पेपर लीक पर हुए देश के पहले जेन जी आंदोलन ने कैसे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, ये सब देख चुके हैं। शायद अब ये बात नेता भी समझ आए। अगर युवा वोटर्स के मन का पासवर्ड क्रैक करना है तो जेन जी की डिक्शनरी का पासवर्ड भी क्रैक करना जरूरी है। राजनीतिक विश्लेषक संसद के अंदर जेन जी वाले शब्दों को कुछ इस नजरिए से देखते हैं। शुरू में तो ये उस आंदोलन के साथ जुड़ने में गुरेज कर रहे थे, इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, लेकिन जब आंदोलन इन्हें लगा कि उठने लगा तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे जेन जी की जबान में MIA हो गया। MIA मतलब मिसिंग इन एक्शन, जो हमारे जेन जी की भाषा है। और दूसरा, जैसा कल बताया गया कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग फ्रॉम एक्शन, और इसलिए ये जाकर के वहां बैठे। ये जेन जी जिनके जबान पे शहीद आजम भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद का नारा था, और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे, कहते थे, जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेन जी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say मोदी जी clocked it and provided a legislative solution. आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो हम चले गए PM आवास पर। फोमो होने के बाद लहू, इनको डेलुलू हुआ, डेलुलू, डॉक्टर श्री डेलुलू, डेल्यूशन, डेल्यूशन। श्रीकांत जी, इनको लगा छात्र हमारे साथ आएंगे। मैं जेन जी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू ऑपोजिशन थिंक्स दैट यूथ आर विद देम। इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है। इनकी अगली जनरेशन में इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शायद। हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है। जेन जी के प्रोटेस्ट से संसद तक जो वास्ते हुइया गुन्ना, वास्ते गुना हुइया शब्द आपने सुना, उसका अर्थ क्या है और वो आया कहां से? वैसे तो इस अजीब से शब्द का कोई सटीक अर्थ नहीं है, लेकिन जिस वाक्य से इस शब्द का जन्म हुआ है उसका मतलब जरूर है। देखिए, इस ट्रेंड की शुरुआत होती है वर्ष 2015 में, जब वाइन पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़का सीढ़ियों के ऊपर से चिल्लाता है, कैन आई गेट एन ओ ये, कैन आई गेट एन ओ ये अब ओ ये भी है या ओ या भी है, यानी क्या मुझे एक जोरदार ओ या सुनने को मिल सकता है? इसके तुरंत बाद उसका दोस्त सीढ़ियों से नीचे कूदता है और जोर से चिल्लाता है ओ या।
इस रील के बाद यह शब्द और ट्रेंड काफी लोकप्रिय हुआ, लेकिन आज के दौर में जब हिंदी में रील्स बनाई गई तो इस शब्द को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है और यह बन गया है वास्ते गुनाह हुइया, जिस पर अब कई रील्स बन रही हैं और जेन-ज़ी भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जेन-ज़ी की भाषा में फिक्र की फाइल भी आपको देखना जरूरी है। जैसे सामान्य भाषा में कहा जाता ना कि इट्स ओके, ओके मतलब है कोई चीज बस ठीक ठाक या सामान्य है, लेकिन जेन-ज़ी इसे नंबरों के हिसाब से देखते हुए 10 में से 6 या 7 रेटिंग देते हैं। कहते हैं कि इट्स 6-7। आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि यू डिड अमेजिंग, मतलब किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से किया, जबकि जेन-ज़ी कहते हैं यू एट इट, यानी उस काम को पूरी तरह चबा लिया और छा गए। एक लाइन है आई मैनिफेस्टेड इट, मतलब किसी चीज को पाने की इतनी शिद्दत से कल्पना करना कि वो सच हो जाए, भले ही वो हकीकत से दूर हो। लेकिन जेन-ज़ी कहता है डेलुलू इज द सोलुलू, यानी हकीकत की चिंता किए बिना अपनी काल्पनिक दुनिया में मस्त रहना। आप कहते होंगे आई एम ऑब्सेस्ड विद इट, मतलब किसी चीज के पीछे पागलपन की हद तक दीवाना होना। अब जेन-ज़ी इसे ब्रेन रॉट कहता है, मतलब कोई चीज या बात दिमाग में इस कदर बस गई है कि वही बस घूम रही है। हालांकि ब्रेन रॉट एक व्यापक शब्द है जिसका दायरा एक ही अर्थ तक सीमित नहीं है। इस तरह दैट्स काइंड ऑफ अ सस्पिशन, कहते हैं ना, एक मतलब कुछ गड़बड़ या संदिग्ध लग रहा है जिस पर भरोसा ना किया जा सके। लेकिन जेन-ज़ी ने इसे छोटा करके सिर्फ सस बना दिया है, सस्पिशियस का सस। ऐसे ही वियर्ड का अर्थ होता है बहुत अजीब या बेतुका होना, लेकिन जेन-ज़ी किसी अजीब चीज के लिए स्किबिडी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं आर यू मैड, मतलब क्या तुम पागल हो, लेकिन जेन-ज़ी पूछते हैं आर यू सॉल्टी, यानी बात दिल पर लग गई है क्या। इनमें से कई ऐसे शब्द भी हैं जिसे आपने छात्रों के जंतर मंतर वाले आंदोलन के दौरान सुना होगा, लेकिन क्या कभी सोचा था सोशल मीडिया की मीम वाली भाषा देश की संसद तक पहुंच जाएगी। ऐसा पहली बार हुआ है जब सदन की गंभीर बहस के बीच न सिर्फ जेन-ज़ी स्लैंग्स बोल गए, बल्कि वो संसद के आधिकारिक रिकॉर्ड्स का हिस्सा भी बन गए। जेन-ज़ी से अब बात करते हैं कंगना जी की। एक तरफ संसद में 2 दिन से चर्चा यह होती रही कि पेपर लीक को लेकर आंदोलन करने वाले छात्रों को संशोधित बिल लेकर न्याय कैसे दिलाया जाए, तो दूसरी तरफ बीते 2 दिन से बीजेपी सांसद कंगना रनौत उन्हीं आंदोलनकारी जेन-ज़ी छात्रों के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करके उन्हें टारगेट करती रही और कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से उन्हें जवाब भी पूरा मिला है। कंगना और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच वाक युद्ध के राउंड 2 में कौन कौन से कीवर्ड्स चर्चा में रहे, पहले इसका जिक्र कर लेते हैं, फिर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप की फिक्र भी करेंगे। तो जुबानी फाइट में बेकार, बेरोजगार, बिगड़ा हुआ, मानसिक संतुलन, परिवार और अशोभनीय जैसे शब्द ट्रेंड करते रहे। और सबसे बड़ी बात, इसकी शुरुआत गटर छाप शब्द से हुई, जिसका मतलब, जिसका इस्तेमाल पहली बार कंगना रनौत ने अपनी एक्स पोस्ट में किया था। प्रदर्शन में शामिल जेन-ज़ी लड़कियों को गटर जनरेशन कहा था। छात्रों के प्रदर्शन पर फिल्मी डायलॉगबाजी करने वाली कंगना रनौत को इसी पर अब भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने कंगना को जवाब देते हुए कहा है कि ऐसे शब्द मानसिक रूप से स्थिर व्यक्ति के नहीं है। कंगना ने कुछ घंटों में ही इसका जवाब दिया। उन्होंने 28 वर्ष का छात्र नहीं बल्कि बेकार और बेरोजगार कहा। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कंगना पर कटाक्ष किया, कहा जिन युवाओं को आपने गटर छाप कहा है उन्हीं कॉकरोचों ने गटर से बाहर निकलकर एक मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। तो कंगना बोली उनका निशाना पूरी युवा पीढ़ी नहीं थी, बल्कि वे कुछ लोग थे जो विरोध प्रदर्शनों में नेताओं के खिलाफ अभद्र और अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इसके बाद सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कंगना की नेक्स्ट लेवल रोस्टिंग कर दी है। उनके बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि उन्हें इस देश में कोई गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन ये मामला अब सिर्फ कंगना रनौत और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच कलह का नहीं रह गया, बल्कि दूसरी पार्टी के नेता और कई बॉलीवुड एक्टर भी कंगना को कुछ भी बोलने से पहले सोचने की नसीहत देने लगे।
मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले। मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फ़ा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। आपसे कई गुना ज़्यादा जेन जी ने इस देश के लिए किया है, कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जितने युवा लोग हैं वही एक्टर्स बनाते हैं, वही आपको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। जब तक वो आपके साथ रहेंगे तो आप रहेंगे, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर तकलीफ होगी। इसलिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ये बताइए, कंगना रनौत ने भी जेन जी से उनको कौन सीरियसली लेता है? कंगना मैडम ने जो कुछ बोला है ये मेरे ख्याल से उनका प्राइवेट मत रहेगा, यानी इंडिविजुअल मत रहेगा। ये हमारा पार्टी का, हमारे लोगों का मत नहीं। ये नई जनरेशन है, हमको उसका सोच को कदर करना चाहिए, उसका विचार को कदर करना चाहिए। जब भी कोई किसी बुरे चीज से वो खफा हो जाता है और मूवमेंट करता है तब उसको गाली देना ये कोई कल्चर नहीं है। कंगना रनौत के एक विवादित बयान को लेकर मुंबई कांग्रेस ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। कंगना के बड़े बड़े पोस्टरों पर लाल रंग से क्रॉस बनाकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मांग है कंगना रनौत सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगे। कंगना के बयान को जेन जी छात्रों का अपमान बताया जा रहा है। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत को लेकर जो गुस्सा है वो कांग्रेसियों में देखा जा रहा है। मुंबई के मालाड में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर कंगना रनौत के गटर छाप वाले बयान पर काफी नाराज हैं। गटर छाप जनरेशन के बयान पर उनका विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कंगना रनौत की तस्वीर यहां पर है और इस तस्वीर पर जो क्रॉस का निशान है वो लगाया गया है। गटर छाप जनरेशन के बयान का यहां पर विरोध किया जा रहा है। अगर आज आपको लगता है कि कन्याओं के बारे में कुछ आप ऐसे बोलेंगी, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जितने लोग वहाँ पे गए थे, जिनकी बच्चियाँ वहाँ गई थी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और जिनकी बहनें वहाँ पे गई थी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतनी बड़ी पार्टी की सांसद है और बच्चों को गटर छाप जनरेशन बताने वाली, इनका हम निषेध करते हैं। आज जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया महिलाओं के ऊपर, जो हमारी माताएं बहनें हैं जिनका कैरियर था, उसके लिए हम इनका तीव्र विरोध करते हैं, हम इनका तीव्र निषेध करते हैं। पढ़ी लिखी कंगना रनौत जी पहले वे एक्टर रह चुकी हैं, आज इतने बड़े ओहदे पे हैं। किसी महिला के बारे में, सम्मान के बारे में बातें करना, आप शब्द कहना, ये उनको शोभा नहीं देता है, ये नेचर नहीं है उनका। लोकसभा में हंगामा आपने देख लिया है, अब जरा राज्यसभा का हाल भी जान लीजिए। आज एक्सक्यूज मी, राज्यसभा में सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष और एसएफआई नेता आयशी घोष को हिरासत में लेने का मुद्दा उठाया। जॉन ब्रिटास ने कहा कि मंगलवार को दिल्ली पुलिस जबरन उनके दिल्ली स्थित दफ्तर में घुसी और तलाशी लेने लग गई। ब्रिटास ने इस घटना का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया है, जिसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और जॉन ब्रिटास के बीच बहस होती दिख रही है। उस वीडियो के साथ जॉन ब्रिटास ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस बिना वर्दी और बिना नेम प्लेट पहने लोगों को गिरफ्तार करने पहुंची और बिना अनुमति वो एक राजनीतिक दल के दफ्तर में घुसी। पुलिस ये कार्रवाई पूर्व जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ कर रही है। जल्दबाजी की इस कार्रवाई का मतलब है कि जिन लोगों ने छात्र आंदोलन में हिस्सा लिया उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। केंद्र सरकार अब खुली धमकियां दे रही है कि जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों को जेल भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने आयशी घोष के खिलाफ 2021 के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया। ये जेएनयू में हुए प्रदर्शन से जुड़ा मामला है। आयशी घोष का कहना है कि वारंट की जानकारी उन्हें फोन पर दी गई, जो सही नहीं है। इस बीच आज दोपहर के वक्त दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 2021 की एफआईआर के सिलसिले में आयशी घोष के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी। पहले आप पुलिस और जॉन ब्रिटास के बीच हुई बहस के कुछ मुख्य अंश देखिए, फिर आज राज्यसभा में हुए टकराव की झलक आपको दिखाई। इसलिए आए क्या करने के लिए अब बता दीजिए। ये देखो, ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस में ऐसे बार्जिन करने के लिए आपको
किसने दिया आपको इस तरह की कीमत? मार्जिन तो किया ही नहीं। और क्या? You should ask the permission to come and stand here. What's your good name? Mr. Rajneesh. See, how did you have this himmat, courage to come and get inside? ना मेरे को बताना। ना बता दीजिए, जानना पड़ेगा ना. Just tell me what is it. And what is this case about? Tell me, explain to me. I am straight away coming from the parliament. Delhi police cannot behave in this fashion. Listen, tell me. This is NBW against her in case FIR number 21/. I know this case. And you are also police. Sir, date No, of. I am asking. You are also, but you don't have a uniform. I went for. No. I am asking Sir, a straight please, question to you. please. You are part of the Delhi police. Yes. I should know who you are and where is your badge, where is your uniform. Can you just come like this? ये दिख रहा है इनका मंशा कि ये इस तरीके से एक सबक सिखाना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स को कि ये चीज़ होगा तो ऐसे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो डरेंगे, वो सोचेंगे कि नहीं हमें अगले समय प्रदर्शन करने की ज़रूरत है कि नहीं। अपने पार्टी दफ्तर में जबरन दिल्ली पुलिस के घुसने के मुद्दे को जैसे ही जॉन ब्रिटास ने राज्यसभा में उठाना शुरू किया तो हंगामा हो गया। जॉन ब्रिटास ने इस मामले में पुलिस पर कार्रवाई करने की मांग की है। उनकी इस मांग को राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी समर्थन मिला। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब देते हुए कहा कि इस तरह के मुद्दों पर हंगामा ठीक नहीं है। दिल्ली पुलिस कानून के तहत अपना काम कर रही है। Yesterday, an unfortunate incident happened. A Delhi police team barged into the headquarters of CPM, which is a national political party. It was to arrest Aishi Ghosh, Madam Nirmala ji, who is a former JNU Students Union president. Her only mistake was that she participated in Jantar Mandar agitation. I asked the Delhi police team, why did you barge into the office of a national political party? Then they said they want to arrest Aishi Ghosh. ये बहुत शर्मनाक है कि एक नेशनल पार्टी के ऑफिस में हम घुस के अगर सीबीआई के लोग घुस के जाते हैं उसको अरेस्ट करने की बात करते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट सेफ, पीपल आर नॉट सेफ। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, people who have gone there unauthorized, they should be punished who asked them to go there. What my friend John Britas has said, this is a very normal law and order situation that we have to understand. I have been a student activist. I have been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. The police have to act accordingly and the police has acted accordingly. दिल्ली में जेन ज़ी का प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो भोपाल में किसानों का सीएम आवास की तरफ कूच शुरू हो गया है। बीते 2 दिन से मध्य प्रदेश के किसान अपनी मांगों को लेकर राजधानी की सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनके प्रदर्शन ने आज उग्र रूप ले लिया। सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे किसानों को रोकने के दौरान उनकी पुलिसकर्मियों से झड़प हो गई। नर्मदापुरम में नाराज किसानों ने बैरिकेड हटा दिया और हुजूम वीर सावरकर सेतु तक पहुंच गया। भोपाल के बाढ़ गंगा चौराहे पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए डंपर लगाए थे, इनमें गिट्टी भरी गई थी। इसके अलावा किसानों को रोकने के लिए सड़क पर पुलिस ने जो बसें लगाई थी वो उस पर भी चढ़ गए, नारेबाजी करने लगे। इतना ही नहीं, नाराज किसान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास के बाहर भी ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। वहां भी भारी पुलिस बल तैनात रहा। किसानों की 2 मांगें प्रमुख हैं। पहली, सरकार मूंग दाल की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदे। इसका मतलब है कि 8,768 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर 100% सरकारी खरीद। दूसरी मांग है कि खाद्य वितरण में ई टोकन व्यवस्था खत्म करना। इसके अलावा एक और मांग है मध्य प्रदेश में उर्वरक की किल्लत खत्म करना। इन्हीं मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में प्रदेश के 19 किसान संगठन इस आंदोलन में शामिल हैं और सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर सरकार और किसानों के बीच एक राउंड की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन वो बेनतीजा रही थी, जिसके बाद मंगलवार की रात किसानों ने सीएम हाउस घेरने का ऐलान कर दिया और आज सुबह से हंगामा जारी। किसानों ने लोकगीत गाकर प्रदर्शन किया।
इस दौरान दाल बाटी भी सड़क पर ही बनाई। वहां किसानों को जेन जी का साथ भी मिला। वैसे आज हुए हंगामे पर सीएम मोहन यादव ने कहा है कि आंदोलनकारी किसानों से संवाद के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनावों के दौरान किसानों से अनेक वादे किए, लेकिन आज वही किसान अपनी मांगों के लिए आंदोलन करने को मजबूर है। भोपाल में किसान आंदोलन चल रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि आंदोलन उग्र होता जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की थी किसानों को रोकने के लिए, अब किसान उन बैरिकेड्स को ही उखाड़ रहे हैं और ये बस वह बस है जो इन किसानों को रोकने के लिए यहाँ पर खड़ी की गई थी और इन बसों पर किसान अब चढ़ चुके हैं। दूसरी तस्वीर, ये बैरिकेड देखिए, यहाँ पर ये बैरिकेड किसान यहाँ से लेकर जा रहे हैं। हमारे मूंग मात्र 5,000 रुपए कुंटल बिक रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूँ मोहन यादव जी से कि हमारा मूंग तुलवाएं, वरना ये किसान मोहन यादव जी आपको बैठाना जानते हैं तो यहाँ से उठाना भी जानते हैं। सरकार किसानों को उग्र कर रही है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार किसानों से संवाद करे, लेकिन बार बार पुलिस के माध्यम से किसानों को डराने का प्रयास किया जा रहा है, पुलिस को भेजा जा रहा है। कृषि मंत्री जी के क्षेत्र से ही हम आते हैं, आज हमारा ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता का, पूरे देश का क्या हाल होता है किसानों का। किसान पूरी तरह परेशान है। हमें केवल अपनी फसलों के दाम चाहिए, एमएसपी में किसानों की फसलें खरीदे। किसानों से जुड़े एक विषय को लेकर के मैंने एक कमेटी बनाई है जो किसानों से संवाद करेगी। हम निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है, लेकिन जनता को कष्ट न हो इसकी चिंता भी दोनों पक्ष को करना चाहिए। किसानों का कहना है कि जिला मुख्यालयों पर बीते 25 दिनों से वहां के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और जब कोई सुनवाई नहीं हुई तब मजबूरन भोपाल का रुख किया गया। जबकि सीएम का कहना है कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन खबर यह भी है कि इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य में लेटर का खेल चल रहा है। दरअसल राज्य सरकार इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्रालय को कई चिट्ठी लिख चुकी है। 14 मई, 3 जुलाई, कल यानी 28 जुलाई को चिट्ठी लिखकर राज्य में मूंग की अधिक पैदावार का हवाला देते हुए खरीद का कोटा बढ़ाने की मांग कर चुकी है। राज्य सरकार का कहना है कि इस बार किसानों की उपज अधिक है, इसीलिए अधिक मात्रा में समर्थन मूल्य पर खरीदी की अनुमति मिले ताकि किसानों को अपनी उपज कम दाम पर बाजार में ना बेचना पड़े। एमपी सरकार ने इस तरह से केंद्र से 8.06 लाख मैट्रिक टन मूंग खरीदी का लक्ष्य निर्धारित करने की अपील की है, जिस पर केंद्र सरकार का जवाब है कि मध्य प्रदेश को पहले ही 4,54,000 मैट्रिक टन का सबसे बड़ा कोटा दिया जा चुका है। यह देश भर में स्वीकृत कुल मात्रा का 87% है, जबकि अभी तक राज्य ने स्वीकृत कोटे का केवल 2% ही खरीदा है। केंद्र ने इसके साथ ही यह नसीहत भी दी है कि सरकार पहले स्वीकृत लक्ष्य को पूरा करे, फिर अतिरिक्त कोटे के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने सीएम मोहन यादव को इस संबंध में अब तक 2 बार जवाबी चिट्ठी लिखी है। देर शाम को भी एक चिट्ठी केंद्र से आई जिसमें कहा गया कि पीएम आशा योजना के तहत पीएसएस में राज्य के अनुमानित उत्पादन के 25% तक खरीद की अनुमति ही दी जा सकती है। अगर 25% से ज्यादा खरीद की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त मात्रा पर निर्णय सचिवों की समिति यानी सीओएस द्वारा किया जाता है। यानी केंद्र और राज्य में इस मामले पर खींचतान जबरदस्त चल रही है। और इस बीच किसान आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक कल रात की है जब किसान आंदोलन की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, और एक आज की है जब किसान और पुलिसकर्मियों में झड़प देखने को मिली। अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जिसका संबंध पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से है। यह मामला पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ कोयला घोटाले के आरोपों से जुड़ा। तालाबीरा कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला बंद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। इस क्लोजर रिपोर्ट में मनमोहन सिंह को आरोपों से क्लीन चिट दी गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह को तलब करने वाले स्पेशल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। दरअसल वर्ष 2015 में एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पूर्व पीएम के खिलाफ समन जारी किया था। उस वक्त ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर दिया था। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि निचली अदालत के पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं थी।
इसीलिए निचली अदालत के आदेश को पूरी तरह खारिज किया जाता है। यह फैसला डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के करीब 2 वर्ष बाद आया है। दिसंबर 2024 में उनका निधन हो गया था। सामान्य नियमों के तहत किसी व्यक्ति के निधन के बाद आपराधिक अपील खारिज मान ली जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया क्योंकि ट्रायल कोर्ट के पुराने आदेश में पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां की गई थी। इसीलिए इस आदेश की संवैधानिकता और वैधता की जांच करना आवश्यक है। मनमोहन सिंह हमेशा कहते थे कि कोयला ब्लॉक आवंटन में उन्होंने कोई भी फैसला आपराधिक नियत से नहीं लिया, तय नीति के हिसाब से ही फैसले किए थे। फिर भी उन पर कोयला घोटाले के आरोप लगे। अब उनके निधन के 2 वर्ष बाद अदालत ने मनमोहन सिंह को बेदाग बताया है। सोचने वाली बात यह है कि राजनीति में कई बार आरोपों की उम्र नेता की उम्र से ज्यादा होती है। मनमोहन सिंह का एक बहुत ही मशहूर स्टेटमेंट है कि हिस्ट्री मुझे कैसे जज करेगी मेरे जाने के बाद। यह उसमें एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अब जल्दी से देश के पूर्वोत्तर हिस्से और उत्तरी हिस्से में बारिश और बाढ़ के हालात का जायजा लेते हैं। असम में बाढ़ से अभी भी हालात खराब है। बीते रोज वहां 7 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे इस आपदा में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। बाढ़ के कारण असम का शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, सोनितपुर और कामरूप समेत 7 जिले अब भी प्रभावित हैं। इन बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों के लिए राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से फोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की और राहत एवं पुनर्निर्माण के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। Bharatiya Janata Party and the families of our Karyakarta contributed almost 1,80,000 Mekhala Sadar, 1,80,000 T-shirts and 1,50,000 mosquito nets for the flood affected families of Shivsagar, Saraideo, Golaghat and Jorhat district. This effort is entirely from the party and amount has been collected from the grassroots level Karyakartas. ऐसा फ्लड हमने भी कभी देखा नहीं है। बहुत साल बाद में लोग बोल रहा है कि हुआ है और बहुत ही मतलब ज़्यादा महामारी हो रहा है और परेशानी हो रहा है, लोगों को बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है। मैंने कभी पिछले 30-40 सालों में ऐसी बाढ़ और कल्पना भी नहीं की कि इस जगह पे अंगुरी, शिवसागर, नाजिरा इस तरह की बाढ़ एक आएगी, तो अकल्पनीय है। और ऐसे समय में बाढ़ आई रात को 9, साढ़े 9 बजे, लोगों को बिल्कुल भी समय नहीं मिला और बहुत ही ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। और अब जरा तेजी से देखते हैं इस वक्त की 9 बड़ी खबरें। लोकसभा में आज से एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पास होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इसमें दोषियों के लिए बेहद सख्त सजा का प्रावधान है। इसके जरिए पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। बिल के मुताबिक दोषी व्यक्तियों को 5 से 10 साल की सजा के अलावा 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। संगठित अपराध में कम से कम 7 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माने का प्रावधान है। पेपर लीक मुद्दे पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरा है। कहा कि यूपी में 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए, कोई नहीं पकड़ा गया है, सब सरकार में शामिल है। विपक्ष के वॉकआउट के बीच राज्यसभा से वंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा देने वाला विधेयक पास हो गया। इसके तहत प्रावधान है कि अगर कोई जानबूझकर राष्ट्रगीत का अपमान करता है या रुकावट डालता है तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सरकार ने आज राज्यसभा में कहा है कि E20 ईंधन से वाहनों में खराबी की कोई रिपोर्ट नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद ए रहीम की तरफ से पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए E20 वाहनों पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। भदोई का नाम फिर से संत रविदास नगर होगा। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाम बदलने का ऐलान किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने संत रविदास नगर का नाम हटाया था। कांवड़ यात्रा को देखते हुए दिल्ली हरिद्वार हाईवे की एक लेन को बंद कर दिया गया। जो लेन खुली है उस पर रात 12 बजे के बाद भारी वाहनों को प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। वहीं 4 अगस्त से 12 अगस्त तक दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। उस दौरान दिल्ली से उत्तराखंड जाने वाले लोग दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी सुमन मोल्ला नाम के व्यक्ति की याचिका पर की।
उसने दावा किया है कि उसके एक रिश्तेदार नासिर को SIR के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के बाद डिटेंशन सेंटर भेजा गया, जबकि नाम हटाने के खिलाफ अपील लंबित थी। कोर्ट में नासिर की वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक का हवाला देते हुए भारतीय नागरिक बताया गया था। महाराष्ट्र में FDA ने राज्य के सभी स्कूलों में जंक फूड पर सख्त रोक लगाने का फैसला किया है। विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार अब से स्कूल परिसर, स्कूल के आसपास अधिक नमक, अधिक चीनी, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। चॉकलेट चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मीठा पेय और दूसरे अनहेल्दी खाद्य पदार्थ स्कूलों में नहीं बेचे जा सकेंगे। साक्षी चौधरी ने राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में भारत का 5वां पदक पक्का कर दिया। वो 51 किलोग्राम वर्ग में उत्तरी आयरलैंड की कैटलीन फ्रायर्स को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। साक्षी ने कैटलीन फ्रायर्स को 5-0 से हराया।